नमस्कार। बुक शेल्फ में आपका स्वागत है और इस वक्त आप मेरे सामने या मेरे जो टेबल है उस पे आप ढेर सारी किताबें देख रहे होंगे। ये लगता है जैसे हम पूरी लाइब्रेरी लेके बैठे हैं, लेकिन ये जिनकी किताब है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, एक लंबा अनुभव है। रामचरण जोशी जी हमारे साथ हैं। रामचरण जोशी जी का बुक शेल्फ में बहुत स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जोशी जी से, इनकी किताबों पर जो अलग अलग फ्लेवर में इन्होंने किताबें लिखी हैं। एक तो इनका इतना लंबा समय राजनीति के क्षेत्र में, और राजनीति तो क्या कहें, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रहे रामचरण जोशी जी। और उसके बाद पत्रकार तो वो हैं ही, तमाम अखबारों में ब्यूरो चीफ, संपादक और बहुत सारे पदों पर रहे। और उसके अलावा जो सबसे चर्चित इनकी किताब आई थी, आदमी, बैल और सपने, ज़रूर आपने सुना होगा और देखा होगा इस किताब को। बहुत ही गंभीरता से उन्होंने बंधुआ मजदूरी पर ये किताब लिखी थी और इसमें अलग अलग परिदृश्य इन्होंने पेश किए, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, आज चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ उस ज़माने में या आज के ज़माने में भी अगर हम कहें वैचारिक तौर पर, तो अगर हम देखें तो हमारी सोच बहुत बदली नहीं है। बंधुआ मजदूरी देखने से या कहने से ख़त्म होती हुई लगती है, लेकिन वो क्या वाकई ख़त्म हो गई है, इस बारे में भी हम जोशी जी से बात करेंगे, इनके अनुभवों के बारे में और इस किताब के बारे में भी। लेकिन जो लेटेस्ट किताब इनकी आई है, तीन अलबेलियाँ अभी मेरे सामने है। तीन अलबेलियाँ जो है वो महिला शक्ति पर इन्होंने कहानी लिखी है और बहुत सारी कहानियाँ इसमें ऐसी हैं, 3 खंडों में ये है और अलग अलग आप तरीके से अलग अलग कहानियों के ज़रिए आप आज की महिला शक्ति को जान सकते हैं और परख सकते हैं। जोशी जी, आपकी बाकी किताबों पर, जैसे मैं बोनसाई अपने समय का, ये एक आत्मकथा है जोशी जी की, जिसका अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हुआ है। और इसके अलावा दंतेवाड़ा पर भी इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, यादों का लाल गलियारा। दंतेवाड़ा पर आदिवासी समाज और शिक्षा पर तो लिखा ही है, और 21वीं सदी के संकट को भी आप जोशी जी ने 90 के दशक में लिख दिया था कि आखिर 21वीं सदी जो आ रही है उसके पॉजिटिव तो होते ही हैं, संकट क्या क्या है। तो इन तमाम किताबों पर बात करने के लिए हमारे साथ इसके लेखक हैं जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, शुरुआत हम सबसे ताज़ा किताब से करते हैं, बाद में हम लौटते हैं आदमी, बैल और सपने पे भी। लेकिन ये जो 3 अलबेलियाँ आपने लिखी, इसके पीछे क्या आपकी सोच है? देखिए, 3 अलबेलियाँ एक बिल्कुल अलग मिजाज की है। जी जी। ये आप कह सकते हैं ये पत्रकारी लेकर नहीं है। हाँ। ये एक तरह का क्रिएटिव राइटिंग है, फिक्शन है या फिक्शन। यानी 3 कैरेक्टर। देखिए, इसमें 2 चीज़ें, 3 इसमें स्त्रियों की जो अलग अलग काल की हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि की हैं, उनको लिया। यानी एक तो 47 से पहले का एक कैरेक्टर, जो ओपनिंग, जो पहला कैरेक्टर है वो, और उसके बाद दूसरा हमने 6-7वें दशक की स्त्री का लिया है जो कि एक प्रोफेसर है, और तीसरा हमने जो लिया है, एक थी कॉमरेड दीदी। तो कि किस तरह से इन्होंने अपने परंपरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, घरेलू मोर्चे पे लड़ी, और इसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लेखक हो, उसके किरदार जितने होते हैं ना, समाज से ही आते हैं। निश्चित। अब उसको रचनात्मक बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए थोड़ा फिक्शनलाइज करना पड़ता है जी, क्योंकि हर एक, चाहे वो आपका नाटक हो या कहानी हो या उपन्यास हो या आर्टिकल राइटिंग हो, सबका अलग अलग विधा है ना, और उसका अलग अलग व्याकरण है, उसके हिसाब से करना पड़ता। तो तीनों कैरेक्टर विशुद्ध रूप से यथार्थवादी तो हैं ही, यथार्थ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं एक फिक्शन की कभी स्पर्श है। लेकिन इसमें जो उसका मुख्य स्वर है
तीनों का। ये तीनों की कहानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ से शुरू होती है और आखिर तक आ जाती है। और उसमें स्त्री का क्या चरित्र रहा, पहले स्त्री कैसी थी, उस समय भारत का लोकतंत्र कैसा था, फिर इसके बाद जो भारत और आगे बढ़ता है उस समय दूसरे किरदार सामने आता है, वो कैसे होती हैं, तो उस समय की राजनीति, ये सब उसमें है। और फिर तीसरा ये कि कैसे इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन भी हो सकता है, उसमें स्त्री की क्या भूमिका होती है। तो वो ये कह सकते हैं कि स्त्री की चेतना की वो पराकाष्ठा, यानी उसका स्त्री की चेतना को उसमें दिखाया गया है, उस सर्ग सा तीसरी में हुआ। लेकिन एक्चुअली आज का जो दौर है जी, पिछले कुछ सालों से जो शोर मचाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या इस तरह की जो तमाम सरकारी नारेबाजियाँ होती हैं, जी जी, तो उसमें क्या वाकई महिलाओं की स्थिति बदली है पहले से अब तक? लोगों पुरुषों के सोच में कोई फ़र्क आया या समाज की जो पूरी व्यवस्था है उसमें कोई आपको फ़र्क नज़र आया जो आपने इन कहानियों के ज़रिए लोगों के सामने लाने की कोशिश? देखिए इसमें तो ये तो मानना पड़ेगा और कि हर समय में परिवर्तन आते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका होती है, उसमें कल्चर की भूमिका होती है, उसमें पूंजी की भूमिका होती है कल्चर। तो अगर 47 से लेकर और हम लोग 2026 तक की बात करें और कल को ये कहेंगे कि सब कुछ एक साथ, मैं समझता हूँ ये गलत है। तो हर एक बदला है, स्त्री की चेतना का बड़ा विस्तार हुआ है, उसमें शार्पनेस आई है, उसकी महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि समाज का स्त्री का जो एक वर्ग, उसका तो उत्थान हो, इसमें कोई जबरदस्त बदलाव हुआ। उसमें आपकी टेक्नोलॉजी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे आईटी सेक्टर को ले लें, एआई को, अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जब हम ग्रामीण भारत में जाकर बात करते हैं, ग्रामीण भारत, वहाँ परिवर्तन की जो गति है वो बहुत ही मतलब समतल नहीं है, मतलब कई जगह अवरुद्ध है। और खासतौर से जो समाज का जो हाशिए का जो वर्ग है उसमें जो परिवर्तन आना चाहिए, उस मतलब उसकी स्त्री के समान वो अभी देखिए, मैं मान लीजिए संसद के अंदर इतनी महिलाएं एमपीज हैं, इतने विधायक हैं और इतने मंत्री भी हो गए, इससे नहीं होता है। टोटलिटी में आप देखिए, बिल्कुल टोटल ये ठीक है कि बालिकाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुसार उसके समानांतर जो पुरुष की जो सोच है, वही मर्दबाजी, मूल बात तो वही सोच पे आती है ना। मर्द अभी भी उसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए, या ये कहा जाए आधारभूत परिवर्तन आना चाहिए, वो अभी नहीं है। अभी भी हम कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेशन, और ये इसका कई जगह दिखाई भी देता है। तो मतलब और लेकिन अच्छी बात ये है कि अब महिलाएं लेखिकाएं सामने आ रही है, लेखिकाएं कभी अच्छी कवियत्री हैं। अब जैसे हमारी अपनी कात्यायनी जी को देखिए, जबरदस्त है, और कई इधर महिलाएं बहुत सारी लेके आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठहराव है, लेकिन ये कह सकते हैं परिवर्तन की रफ्तार जैसी होनी चाहिए आज़ादी के बाद इन 75-80 सालों में, वो वैसी समान नहीं रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पिछले 10-12 सालों में जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, सांस्कृतिक ताना बाना है, मूल्यों का जो है वो पीछे की ओर धकेल रहा है। और मनुस्मृति को फिर से एक मुझे कहने में संकोच नहीं है, फिर से लहराने की मैंने अभी हाल ही में मनुस्मृति खरीदी हुई और उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसमें जो स्त्री के प्रति एक खास मतलब बड़ा स्वागत योग्य टिप्पणियाँ तो उसमें नहीं है। तो ये कहीं हम पीछे ना चले जाएं, मुझे ये खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं हम मध्य युग में ना लौट जाएं। जैसे आपने 21वीं सदी के संकट की ही बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे संकट जो भी है, चाहे वो अपने सोच की बात आपने कही महिलाओं को लेकर के, या जो एक ऐसा वर्ग है जो लगातार महिलाओं को हमेशा
अपने से दोयम दर्जे का ही मानता बिल्कुल, है और बिल्कुल। देखता है। तो 21वीं सदी का संकट जब आप लिख रहे थे, जब 21वीं सदी आने वाली थी, बहुत सारी बातें कही गई कि 21वीं सदी में तो सारा कुछ बदल जाएगा। तकनीकी तौर पर तो हम निश्चित रूप से बहुत बदल गए, लेकिन क्या सोच हमारी वहाँ से वहाँ तक बदली? इस किताब में आपने इसको किस तरह से उठाने की कोशिश की? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई सी भी हो, वो ऑटोनॉमस नहीं होती, स्वायत्त। उसके पीछे पुरुष होता है या स्त्री, मतलब मनुष्य होता है, ये कहिए मनुष्य होता है। अब मनुष्य कौन सी क्लास से आता है, इसको समझना पड़ेगा। आप एक कंप्यूटर का उपयोग या एआई का उपयोग अगर आप एक सामान्य व्यक्ति को दे दें तो वो उसको दूसरे ढंग से करेगा, और अगर बहुत ही हाईली लर्नेड व्यक्ति को दे दें वो दूसरे ढंग से करेगा। तो मैंने इसमें जो मुझे जो दिखाई दे रहा था, अब जैसे कि ओपनिंग चैप्टर है, ओपनिंग चैप्टर में मैंने उन तमाम अंतर विरोधों को सामने रखा है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर, काफ़ी बड़ा है वो, कि क्यों 21वीं हम सदी के बेतुकी मौत चाहिए? हाँ, क्या हमें बेतुकी ये मौत चाहिए? वो है। तो 21वीं सदी उसमें मैंने बड़ी कह सकते हैं कि एक वृहत स्तर के अंतर्विरोध, एक सूक्ष्म स्तर के अंतर्विरोध हो, ये सारे मैंने फिर डिस्कस किया कि 21वीं सदी में ये खतरे दिखाई दे, जैसे कि आज इस समय वर्तमान जंग, जी, इसको मैंने पहले ही से विजुलाइज कर लिया था। इसमें एक पीस है जो 1998 में लिखा था, अमेरिका का विश्व दाऊदवाद। जी, जी, 19, उसका शीर्षक ही यही है, और उसका ओपनिंग चैप्टर है, ओपनिंग पैरा है कि जो हमारे ट्रम्प साहब ने पिछले साल जो किया था, कहाँ पे, वेनेजुएला में, उसका ओपनिंग पैरा 1998। आप जो अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पहले ही हो गया, कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। तो ये सारे संकट मैंने उसमें लिख लिए थे कि तीसरी दुनिया के लोगों के सामने ये होगा। तो ये मैंने थोड़ा, ये कि अगर देखिए, अगर आप समय को, समाज को, पूंजी के चरित्र को, राष्ट्र को, लीडरशिप को, क्लास की डायनामिक्स को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा फिर कुछ दिखाई कर सकते हैं तरीके से। तो ये मैंने देखा इसमें, ये तीसरे उसमें है, खंड में आपने इसको 3 खंडों में या 4-5 खंडों में बांटा है इस किताब को। तीसरे खंड में आपने अमेरिकी माफियावाद बनाम लोकतंत्र और अमेरिका का विश्व दाऊदवाद, ये लिखने की कोशिश। अब ये सब 99 के आर्टिकल हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि ये खतरे होंगे, तो जो 2021 में आज वही खतरे आ गए। लेकिन नई पीढ़ी, जैसे मैं इसी में एक कहानी, एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जी जी जी। एक मैंने कहानी लिखी, मेरा बंधु, और वो मेरा बंधु छपी थी 2004 में पहल में। ज्ञान रंजन जी थे ना, उसके संपादक थे, और उन्होंने उस कहानी को बड़ा प्रमुखता से छापा। अगर उस कहानी को आप पढ़ रहे हैं, मेरा बंधु को, काफी लंबी कहानी है, तो आज पिछले 10-12 साल में जो भारत में हो रहा है, जो बदला है विभिन्न स्तरों पर, उसको आपने उसी समय वो उस समय वो आ गया था, उसको आप पढ़ लें पूरा, तो लग रहा है कि अरे ये 2014 और 2026 हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये सामने एक मेरी किताब और है, आदिवासी समाज और शिक्षा जी। दरअसल ये तो एक यानी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जैसी लग रही है, और थोड़ा एकेडमिक है, ज़रा थोड़ा एकेडमिक भी है, और हरिजनों की अंधेरी दुनिया, और मतलब ये पूरा हरिजन समाज पे, आदिवासियों के बारे में आपने काफ़ी कुछ और शिक्षा के कुछ प्रयोग मैंने किए हैं। जी जी जी। एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं, क्रांतिकारी, पाउलो फ्रेरे, ब्राज़ील के। तो उसको मैंने यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ों को लेकर के फिर बाहर अपने आदिवासी क्षेत्रों, कई जगह ये प्रयोग किए गए हैं, जो उदयपुर में किए हैं, बिहार में किए हैं, कई जगह मैंने ये किए, मध्य प्रदेश में किए हैं। उससे कैसे आदिवासियों में चेतना पैदा की जाए, उस इसके वो एक्सरसाइजेज जिसमें मैंने देखा, आदिवासियों की पीठ पर लदा उद्योग। हाँ, आंध्र के अंधेरे में जीता गाड़ू,
हरिजनों की अंधेरी दुनिया, कनाडिया की त्रासदी, ये सब इसके चैप्टर्स हैं। और बेशक इसके चैप्टर्स का जो नाम आपने रखा है और भाषा जिसका इस्तेमाल किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती हैं। जी, जैसे शिक्षा, मुक्ति की निरंतर प्रक्रिया। ये खाली बोलते इसी की, अगर मेरा तो ये कहना है कि ये आदिवासियों में ही नहीं बल्कि भारत में भी, अर्बन इंडिया में भी, बल्कि भारत की शिक्षा नीति में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि हमें शिक्षा किस ढंग की दी जाए। मुक्ति की निरंतर प्रक्रिया। हाँ, क्योंकि शिक्षा है ही लिबरेट करती है ना, मुक्ति आपको आज़ाद चीज संकीर्णता से, अंधविश्वास से, गुलामी से ये करती है। जोशी जी, आप 80 पार कर चुके हैं जी और मैं बोनसाई अपने समय का आपने लिखी। जी ये इसकी आप मोटाई देख लीजिए भाई साहब। ये जो है किताब पूरा एक, आप उपन्यास नहीं कहिए, महाउपन्यास कह लीजिए इसको। जोशी जी ने अपने जीवन के जो तमाम अनुभव हैं उसको आत्मकथा के तौर पर लिखा है, मैं बोनसाई अपने समय का। दरअसल ये किताब नहीं है, दरअसल ये आत्मकथा भी नहीं है। ये शुरू में लिखते हैं एक कथा आत्मभंजन की। इसको लिखने की जो शैली है, जोशी जी की शैली निश्चित रूप से इतनी दिलचस्प और लोगों को समझ में आने वाली है कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ भी इन्होंने शुरुआत की है अपने इस आत्मकथा की विदेश से। हाँ, मेरी बेटी के यहाँ गए, जो आमतौर पर ऐसा लोग करते ही नहीं है जी, वो अपने बचपन से शुरू करते हाँ, हैं। बचपन जो मैंने लेकिन आपने इसको उल्टी दिशा से शुरू किया, इसको लिखना। और सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा ये भी है कि जो समाज का जो संदर्भ है, मतलब जो सामाजिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं, और जोशी जी ने जिस तरह से अपने आप को वैचारिक रूप से समृद्ध किया, कौन कौन से ऐसे हालात आए जिनको रामशरण जोशी ने करीब से देखा, महसूस किया, कौन कौन सी ऐसी यात्राएं हुई पूरे विदेश में, तमाम अलग अलग देशों में, प्रधानमंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ, तमाम ऐसे नेताओं के साथ, जिसको इन्होंने महसूस किया। ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। जोशी जी से ही पूछते हैं। जोशी जी बताइए। और इसका इंग्लिश में, हाँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आप देखिए। इसका इसमें 2 चैप्टर नए जोड़े हैं। हाँ, देखिए ये अभी आई है ना, 1 साल पहले। जी जी जी। ये तो जाहिर सी बात है कि रामशरण जोशी खुद में अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। और चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज के जो तमाम हिस्से हों, उनको वो महसूस करते हैं। और साथ ही पारिवारिक तौर पर भी, अगर निजी जीवन की बात करें, दोस्ताना उसके संबंधों की बात करें, उसमें भी इस किताब में बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आप समझ सकते हैं कि जोशी जी ने किस गहराई से, चाहे वो एम्स की बात हो, हिंसक सुबह और त्रासदियों की पटकथा हो, या फिर अर्जुन सिंह के साथ जोशी जी के संबंध हों, तमाम पत्र पत्रिकाओं के जो संपादक मालिकान रहे उनके साथ उनके जो रिश्ते रहे, ये सब कुछ इस किताब में आपको मिल जाएगा। तो जोशी जी जी, ये किताब लिखने में एक तो आपको वक्त भी बहुत लगा होगा, जैसा जी लगता है, और मेमोरी का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि आज ये जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। इसमें और बाकी और किताबों में आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें तो एक तो ये कि 3-4 साल से ज़्यादा ही लगा इसमें लिखने में पूरा, क्योंकि मैंने पहले तो कौन कौन सी घटनाएं, उसका एक लंबी सूची तैयार की, फिर उसमें कौन कौन से पात्र हैं उसको किया, क्या मुझे कहना है, उसका एक अच्छा खासा, तो आप समझ लीजिए उसमें करीब 6-7 महीने लग गए सब चीज़ को करने में। फिर इसके चैप्टराइजेशन किया। अब आपने जैसे कि कहा कि विदेश से मैंने क्यों शुरू किया, जानबूझ करके किया। हालांकि हमारे जो प्रकाशक थे राजकमल से छपे, उन्होंने कहा कि भाई आमतौर पर जितने भी आत्मकथाएं हैं वो तो शुरू से ही घर से होती है, मैं उस गांव में था, मैं वहाँ से, तो आप सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने कहा कि इस समय जो मैंने लिखना शुरू किया 2012-13 से शुरुआत हुई थी इसके लिखने की। तो उस समय मैं बोस्टन में था, बड़ी बेटी वहीं है, तो उसके वहाँ से मैंने कहा, उसको मैंने जब एक बार देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि वो शी वॉज प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग, तो वो लैपटॉप के सामने देख कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट जो होती है वो एक्सरसाइज कर रही है, मतलब जो होता है ना, और उसको देख कर तो मैंने वहाँ से उसको पकड़ा शुरू किया। और उस समय ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी थी और बर्फ़ को का चित्रण है। फिर उसको हॉस्पिटल में ले गया तो फिर मुझे याद आया कि भाई कि जब जो उसका जो खर्चा टोटल खर्चा आया $45,000 3 महीने का, तो मुझे याद आया कि मैं अपने गांव में जब पैदा होते थे 2-3-4 रुपए दे दिया करते थे। मैं अर्ली 40s की 50 की बात बता रहे हैं। फिर के बाद बच्ची लड़की पैदा हो रही है, उस समय वो लड़के का अरे ये कंपैरेटिव चीज़ें मैंने कही। और वहीं मैंने ये जोड़ा कि एक नर्स है, क्या उसको भारत के बारे में कुछ मालूम है, गांधी के बारे में कुछ मालूम है, तो वो बताने लगती, वो भी है। तो इसमें कई चीज़ें हैं। और उसमें एक लास्ट बात, एक इंटरव्यू है छोटा सा, और उस समय एक इंटरव्यू लिया ये 2013 में, जानते किसका? नोम चॉम्स्की का, वही बस। और उस समय पूछा कि भारत के बारे में आप क्या करें, तो उस समय उसने कह दिया था कि जोशी जी आपके भारत में 1935 रिपीट होने वाला है और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, लेफ्ट जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार, ये सब उसमें है। अच्छा। तो देखिए उनकी भविष्यवाणी कितनी सही निकली नोम चॉम्स्की। तो इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है कि मैं कैसे जन्म लिया, उस समय 47 से पहले कैसे सांप्रदायिक दंगे हुए, बच्ची से कैसे गिराई गई अलवर में, ये सब। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो ये लेकिन एक अंत में क्लियर कर दूं, मैं बोनसाई जो है एक पॉलिटिकल मेटाफर है, रूपक है। उसमें ये है कि जो मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग के ही हम प्रतिनिधि हैं, उसी के कि हम लोगों की अंतिम नियति क्या है। एक बोनसाई जो पेड़ होता है, छोटा को एक ड्राइंग रूम में रख दिया जाता है। तो एक रूलिंग क्लास का जो बड़ा जो ड्राइंग रूम है उसमें हम भी सज गए। और कहाँ इसमें कुल मिला के ये दिखाया गया कि कहाँ हम निकले थे कि हम समाज को बदल डालेंगे, एक समतावादी समाज बनाएंगे, विषमता मुक्त भारत बनाएंगे। और आगे में मेरी नियति क्या हुई, एक बोनसाई बन के मैं रह गया हूँ। जैसे ये पॉलिटिकल मेटाफर। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, वो मेटाफर आपने बिल्कुल सही यूज़ किया। हाँ। लेकिन जैसे मैं मार्क्सवाद की सोहबत में आ चुका हूँ। हाँ, ये जैसे युद्ध संवाददाता के तौर पे आपने अपने आप को इसमें पूरी तरह एक्टिविस्ट के तौर पे पेश किया। हाँ, है ना। ऐसे बहुत सारे खंड हैं इसमें जी। हाँ, जैसे भोपाल गमन, पत्रकार से मीडिया, शिक्षक लेखकों को जी। हाँ, ऐसे तमाम ऐसे खंड हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब पाते हैं, वो क्या है? ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इसको वैसे देखिए अभी आत्मकथा सभी दिल के करीब हैं, लेकिन बहुत जो स्ट्राइकिंग पॉइंट वो है कि मैं एक फुल टाइम एक्टिविस्ट नहीं रह सका, और मतलब वहाँ से हम भाग आए, भगोड़े। तो इसलिए इंग्लिश में जो मैंने रखा है ना, इंग्लिश में दिखाई, इंग्लिश में इसको नाम रखा है, इसका सेकेंड, लाइफ ऑफ एन एस्केपिस्ट रिवोल्यूशनरी एंड ए नॉन कन्फर्मिस्ट, यानी एस्केपिस्ट रिवोल्यूशनरी, भाग आए। तो जब मैंने पार्टी को छोड़ा, एक्टिविस्ट लाइफ को छोड़ा, वो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ दे। हालांकि मैंने ये भी लिखा है कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, क्योंकि क्रांति कोई ऐसी तो होती नहीं कि दावत तो कोई है नहीं। तो उसके लिए तो मैंने ये बात मंथन किया कि आई एम नॉट कट आउट फॉर रिवोल्यूशनरी। हाँ, लेकिन आप फुल टाइम एक्टिविस्ट अगर होते तो आज रामशरण जोशी नहीं होते, ये भी तो बात है ना। हाँ, ये अब कैसे, लेकिन मैं वो उन क्षणों को बता रहा हूँ कि वहाँ मुझे तकलीफ हुई, बड़ा इमोशनल था। लेकिन जो जिस ढंग की लीडरशिप थी, अब उनके बारे में क्या कहें, लेकिन ये है कि कई जगह जो हर लीडरशिप की जो फंक्शनिंग होती है
राइट और लेफ्ट में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आपने इसमें ईएमएस का भी जिक्र किया है। हाँ ईएमएस हाँ, है, ये मैंने सब देखा है। थे काफ़ी। तो और लेफ्ट में देखिए मैं बताऊं, 150 रुपये मुझे पार्टी से मिला करते थे। तो एक समय तो हम लोग भूखे ही रहते थे शाम को, और दोपहर का खाना गेट मीटिंग की मजदूरों के साथ, वो जो लेके आते थे क्या होता है जो टिफिन में, वो खा लिया। और शाम का मुझे याद है कि चांदनी चौक के लाल झंडा यूनियन का मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी होता था। तो शाम का एक चाराने का एक पाव दूध आता था उस जमाने में, और 2 केले खा लिए बस। हाँ, वो तो उस और जब समय बुर्जुआ देखिए, खाना होता था तो हम जैसे दोस्तों के साथ शनिवार या संडे को चले जाते थे, जब पंकज बीस के पास या इकबाल रब्बी के पास, तो या 2-4 लोग। हाँ, वो एक्टिविस्ट उस समय जो होते हाँ, थे, उनका जीवन ऐसे ही ऐसे ही। ज़्यादातर कटता था। हाँ, कभी किससे कपड़े ले लिए, हाँ, कभी किसके बिल्कुल पहनने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और निश्चित रूप से आपके जो किताबों का जो एक सफ़रनामा है बहुत लंबा चौड़ा है, और आगे भी आप लगातार लिख रहे हैं जी निश्चित रूप से। आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, बेशक 80 पार कर चुकने के बावजूद आप जिस एनर्जी के साथ लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं, ये तो आप बने ही रहिए। और अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए चलते चलते, और यहीं से हम अपनी बातचीत को अब खत्म देखिए, करेंगे। मैं बहुत ही अभी तक अगले प्रोजेक्ट के बारे में वैसे तो काफ़ी कुछ दिमाग में उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कुछ लिखूं जो नया हो, माने कोई चीज़ रिपीट ना करूं जो आत्मकथा में या दूसरे उसमें आ चुका है, क्योंकि 21वीं सदी एक ज़बरदस्त सदी है। एआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व के लिए एक चुनौती, जो हमारा चिंतन अस्तित्व है मनुष्य का, उसके लिए एक समक्ष एआई ने एक चुनौती पैदा कर दी। कल को अगर मशीन लर्निंग, और मशीन अब जो दौर चल रहा है मशीन लर्निंग का चल रहा है, अगर मशीन सब कुछ अपने ढंग से जो फैसला करने लगे तो मनुष्य का क्या है। तो मैं अब जो सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। अब देखिए कहाँ तक हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं होगा, जरूर होगा। नई पीढ़ी को निश्चित रूप से आपके लेखन से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मैंने 10-15 साल पहले एक लेख लिखा था नवनीत में, आदमी की मशीन और मशीन का आदमी, ये लिखा था 2008 या 9 के अंदर। अब आज स्थिति वही होने जा रही हो गई, आदमी की मशीन और मशीन का आदमी। एआई वो तो हो ही गया है, काफी हद तक आदमी मशीन बन चुका है ये तो ये है। देखिए अब क्या कितना पूरा होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद रामशरण जोशी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपनी किताबों के बारे में। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज के दौर के जो पाठक हैं जोशी जी से बहुत कुछ सीखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, और राजनीति के क्षेत्र में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी।